चलो सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। राज, गौतम, करण, रोमियो, वुड्स, दीपक, रिसु, सालू, गौतम, स्नेहिल, अभिनव, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। राधा, सभी लोग को गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, पिछले 2 दिनों से क्लास तो हुआ नहीं था। ये बारिश वाला प्रॉब्लम था जिसमें हम निकल सकते नहीं थे, भीगते हुए प्रॉब्लम हो जाती। तो कल का जो बाकी क्वेश्चन बचा हुआ था एनसीईआरटी का, उसका वीडियो मैंने बना के आपके पास डाल दिया है। कल का वीडियो शाम में सेंड कर दिया है। आपका जो भी क्वेश्चन बचा हुआ था उसको आप देख सकते हो। डिटेल से बनाया हुआ, अच्छे से समझाया हुआ, दो तीन तीन बार अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज का क्वेश्चन, आज हम लोग क्या करेंगे, ये प्लान बना लें। तो हमारा वेक्टर में एनसीईआरटी हो गया, थ्योरी पार्ट हो गया और क्वेश्चन बैंक, ये सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। हम लोग फंक्शन शुरू करने वाले हैं। संभवतः ऐसा फील हो रहा है कि कुछ दिनों में ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सो ज़्यादा डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग फंक्शन शुरू करते हैं, कुछ क्लासेज लेते हैं और अगर ऑफलाइन खुल गया तो ऑफलाइन पढ़ाएंगे। अगर डेट का घोषणा ऑफलाइन में हो जाता है तो हम लोग फिर ऑफलाइन पढ़ेंगे। वो ज़्यादा बेहतर होता है, सबके लिए होता है। क्योंकि अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मुझे फिर से पढ़ाना ही पड़ेगा, दूसरी बार भी पढ़ाना ही पड़ेगा। सभी बच्चे के पास मोबाइल होता नहीं और ना ही सभी बच्चे देखते भी हैं। तो हम लोग फंक्शन शुरू करेंगे। फंक्शन का केवल इंट्रोडक्शन देंगे। मुख्य रूप से हम लोग को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चलना है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चलने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी पहले उनको इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। गौतम बोल रहा है 1 जुलाई से। गौतम 1 जुलाई से यूपी में शुरू होने वाला है और वो भी केवल टीचर जाएगा, बच्चा जाएगा नहीं स्कूल। तो अभी भी हो रहा है, उससे क्या फ़ायदा है। तो हाँ, फंक्शन देख रहे हैं। फंक्शन के बाद हम लोग सीधा इनवर्स फंक्शन में चलेंगे। तो फंक्शन का इंट्रो पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। कुछ खास इसमें है नहीं। फंक्शन बताने से पहले आपको थोड़ा सा हमें बताना होगा, सेट के बारे में बताना होगा। तो जान सेट क्या है। सेट के बारे में तो हर साल बताते थे, आप लोग को शायद नहीं बता पाया होगा पिछला लॉकडाउन की वजह से। सेट का मतलब होता है समूह, समुच्चय इसको हिंदी में बोलते हैं। तो हम लोग फंक्शन जानने से पहले इसको जानेंगे। इसी प्रकार ये 11 का है तो इसे समझाना पड़ेगा हमें, तब जाके आप फंक्शन सीख पाओगे। दूसरी बात, आपको एक और बात बता देते हैं। इसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे। डिफरेंशिएशन के पहले लिमिट बताना होगा, वो भी 11 का है लेकिन वो भी बताते हो तब आपको ले चलूँगा आगे, तभी समझ में आएगा अभी। तो सेट क्या होता है, कुछ नहीं है, ये कलेक्शन है, झुंड है, समूह है। वैसे चीज़ों का समूह है जो वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। तो सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स हिंदी में अगर कहा जाए तो सेट सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। सेट जो है सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। अब देखो, इन चीज़ों को समझने की कोशिश करना। कुछ जो भी कॉमन पॉइंट्स होगा उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पूरा सेट पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो सेट का जो पॉइंट हम लोग का यूज होने वाला फंक्शन में उसके बारे में जान लेंगे। यहाँ पे लिखा सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कहीं कहीं क्या देखें, कोई राइटर जो है जो वेल डिफाइंड आप देख रहे हो ना, मैं एक बात बता दूंगा, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होगा। वेल डिफाइंड कोई ऑब्जेक्ट के पहले लगाता है, कोई लेखक को देखें वेल डिफाइंड जो है कलेक्शन के पहले लगा देता है। बात एक ही, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब होता है सुपरिभाषित। सेट है क्या, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। संग्रह का मतलब होता है चीज़ों को जमा करना। यानी ये हमेशा हमें किसी ना किसी ग्रुप का बोध कराएगा, क्योंकि संग्रह है तो संग्रह में तो बहुत सारी वस्तुएं जमा हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, नेचुरल नंबर का सेट। तो ये हमारा डॉट डॉट डॉट, बहुत आगे चला जाएगा। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये जो लिखा हमने
सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कभी भी अगर हमारे पास n लिखा हुआ मिल जाए, कैपिटल N, तो ये हमें नेचुरल नंबर नहीं बताता है, नेचुरल नंबर का पूरा समूह बताता है, नेचुरल नंबर का पूरा ग्रुप ही बता देता है। अगर कहीं R लिखा हुआ मिल जाए तो ये हो जाता है द सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट जैसे ही बोलते हैं ना आपसे, सेट का मतलब हो जाता है हमारा संग्रह, यानी एक समूह है। तो ये जो हमने लिखा है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नंबर का जो सेट रहेगा, रियल नंबर का जो पूरा झुंड रहेगा, उसको हम लोग R से इंडिकेट करेंगे। जैसे क्लास में जो ये बच्चों का जो टीम होता है, बच्चों का जो झुंड होता है क्लास में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट बोलते हैं। यानी एक वर्ड बोले और पूरा को हमने संबोधित कर दिया। उसी प्रकार ये जो पूरा रियल नंबर का जो समूह है, उसको संबोधित करने के लिए हम लोग R का इस्तेमाल करते हैं। ये जो ये लिखा हुआ है ना, ये क्या बोलते हैं, 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर जो लिखा हुआ है, इसको लिखने के लिए हम लोग n का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर n लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें सारा का सारा है। R लिखा हुआ है तो सारा सेट वहाँ पे है। इसको हिंदी में ऐसे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। रियल नंबर बोलते हैं वास्तविक संख्या को, और ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। समुच्चय बोल रहे हैं, इसका मतलब संग्रह। यहाँ पे एक खास वर्ड का इस्तेमाल किया, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब जो अच्छे से परिभाषित हो। अब तुम बोलोगे अच्छे से परिभाषित का मतलब क्या होता है, इसमें कोई ना कोई खास गुण होता है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी होता है, जिसके वजह से हम उसको परिभाषित कर पाते हैं। जैसे देखो, नेचुरल नंबर की अलग प्रॉपर्टी होती है, इसमें जीरो नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, भिन्न नहीं आएगा, तो ये हमारा सुपरिभाषित है। रियल नंबर की अलग प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ सेट ऑफ वॉवेल बनाओ, तो बहुत ईजी है। सेट ऑफ वॉवेल मैं बोलूँगा तो नाम सपोज करो ए नाम दे दो उसका, तो वॉवेल का एक खास गुण होता है जिसके वजह से वो पहचाने जाते हैं। तो ये सेट ऑफ वॉवेल्स हो गया, ये हमारा हो गया सेट ऑफ वॉवेल्स, ये वॉवेल का सेट हो गया। तो चलो, ये हम लोग को पढ़ने का 12th में नहीं है, 12th में सेट ऑफ वॉवेल्स काम नहीं देगा, 12th में हमको ये सब काम देगा। इसका प्रयोग डायरेक्ट हमें मिलेगा। कहीं कहीं क्यों लिखा हुआ रहेगा, तो द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। रियल नंबर बोल रहे हैं तो वास्तविक संख्या हो जाएगा, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय बोल रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हो, संग्रह। नेचुरल नंबर का सेट बोल रहे हैं, प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। द सेट ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर परिमेय संख्या को बोलते हैं, परिमेय संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा। ये बहुत आसान है, कुछ खास इसमें आपको दिखेगा नहीं, बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें कुछ भी। तो ये चीज़ें पढ़ने के लिए एक दिया है जेड या आई दिया है, तो जेड या आई रहेगा द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर बोलते हैं हम लोग हिंदी में पूर्णांक को, पूर्णांकों का समुच्चय। मैं सभी के बारे में बता देता हूँ। तो यही सब हम लोग को पढ़ने के लिए दिया है। कहीं कहीं डब्ल्यू लिखा हुआ रहेगा हमारे बुक में, ये हो जाएगा द सेट ऑफ होल नंबर्स, ये हो जाएगा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। तो जैसे हम लोग सेट वर्ड यूज करेंगे, सेट वर्ड हमारा यूज करने का ये 2 जगह काम देगा हमें, रिलेशन पढ़ाएंगे तब और फंक्शन पढ़ाएंगे तब। तो सेट वर्ड हम जब भी यूज करेंगे तो सेट का एक मतलब ये संग्रह हो जाता है। मतलब ये किसी एक का खास का बोध नहीं करा रहा है, ये पूरे समूह का बोध करा रहा है। जब मैं आपसे डब्लू बोलता हूँ ना, तो इसका मतलब ये समझ में आना चाहिए कि सर ने डब्लू लिखा है तो द सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी इसके अंदर से कोई भी होल नंबर हम उठा सकते हैं। ये हमारा क्या होता है डब्लू, 0 1 2 3 क्या होता है, नेचुरल नंबर जो होती है, जो प्राकृतिक संख्याएं होती है, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो डब्लू बन जाता है, होल नंबर बन जाता है, पूर्ण संख्या बन जाता है। इसमें बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, बार बार बताता हूँ, बार बार आप लोग भुलाते हैं। ये पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक क्या होता है, 0 और प्लस माइनस दोनों चलता है इसमें, +-1 +-2 +-3 डॉट 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 डॉट। ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स है। अगर जेड लिखा हुआ तब भी, आई लिखा हुआ तब भी। इस लिस्ट को कई गुना लंबा किया जा सकता है। अगर प्लस लगा देंगे तो सभी प्लस वाला बताएगा, माइनस लगा देंगे तो केवल माइनस वाला बताएगा, प्लस लगाएंगे तो प्लस वाला, माइनस लगाएंगे तो माइनस वाला बताएगा। तो इसको आप पहले नोट कर सकते हो, समझ सकते हो पहले ये है क्या चीज़। तो मैं सेट के बारे में बोल रहा हूँ। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु, मतलब सेट संग्रह है किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का।
ऐसे वस्तुओं का संग्रह है जो वस्तुएं सुपरिभाषित है, कहीं कहीं सुपरिभाषित को यहाँ लगा देता है। तो सुपरिभाषित का मतलब मैंने क्या बोला कि उसमें कुछ खास प्रॉपर्टी होता है, कुछ खास गुण होता है। जैसे मैं कह दूं कि आप अपने क्लास के 10 तेज बच्चों का सेट बनाओ, 10 जो तेज बच्चा है, तो आप उसको नहीं बना सकते, क्योंकि सबसे तेज को आज तक परिभाषित नहीं किया गया। कौन तेज है कौन मूर्ख है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हो सकता है जो आपके नज़र में तेज हो वो इंडिया लेवल पे महामूर्ख हो, बात समझ में रहे ना, तो उसके लिए कोई परिभाषा नहीं बनाया गया है, लेकिन इनके लिए परिभाषा बनाया गया, इनकी परिभाषा है। तो जो चीज़ें परिभाषित है, जो चीज़ें अच्छे से परिभाषित है, यानी जिनका अच्छा वाला परिभाषा बनाया गया, सू लग गया इसका मतलब अच्छा हो जाता है, तो जिनको अच्छे से परिभाषित कर दिया गया है, उन चीज़ों को जब हम जमा करेंगे तो उनका जो कलेक्शन होगा, जो उनका गैदरिंग होगा, जो उनका झुंड होगा, जो उनका समूह होगा, जो उनका संग्रह होगा, उसी को हम लोग सेट कहते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं सेट के बाद। हाँ, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। इसके बाद हम लोग चलेंगे फंक्शन में। सेट हमारा क्लियर हो चुका है, इसके बाद फंक्शन पे डिस्कशन करेंगे। इसको ध्यान रखिएगा, कभी भी हमारे सामने आ सकता है, किसी भी दिन सामने आ सकता है। अगर आपने सेट लिख लिया है, सेट के बाद आगे चलेंगे, फंक्शन में चलेंगे। लेकिन आगे चलने से पहले कुछ इसके ऑपरेशंस देख लो। जब हम लोग यहाँ आए तो कुछ चीज़ें देख लेते हैं, आगे प्रोबेबिलिटी में काम देगी वो चीज़ें, इसलिए देख लो। इसको नोट कर लिया आप लोग तो यहाँ से आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ, ऐप पे ही चला जाएगा, ये टेंशन मत लो, इसको ऐप पे ही भेज देंगे। मैं बस वेट कर रहा हूँ कि ऑफलाइन की घोषणा कब होती है, नहीं तो इसको ऐप पे डाल चुके होते सबको। सनी शादी में इनवाइट कर रहे हैं। सनी, मैं यहीं से आशीर्वाद देता हूँ सभी को, क्योंकि मैं थोड़ा अनफिट फील कर रहा हूँ, इसलिए दूर रहता हूँ किसी भी तरह के आयोजन फंक्शन से, फिलहाल दूर रहता हूँ। लेकिन मेरी दुआएं आप सभी लोगों के लिए हमेशा है। हाँ रिसु, चल रहे हैं नेक्स्ट में। प्रमोद सर, समझ नहीं आ रहा है। प्रमोद, ये बिल्कुल आसान चीज़ है जो मैंने बताया है, वो आशा करते हैं कि सभी बच्चों को ये आसानी से समझ में आ गया होगा। और एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। आप लेट भी रहोगे प्रमोद, इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी। मैं समझा देता हूँ, फिर भी समझा देता हूँ, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो, ये जो सेट वर्ड है ना, ये इंग्लिश का वर्ड है, तो सेट बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये देख रहे हो ना, सेट को क्या कहते हैं? सेट ये कलेक्शन, ये कलेक्शन है। कलेक्शन का मतलब क्या होता है आप जानते हो? कलेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग कपड़ा खरीदने जानते हो तो वहाँ पे कलेक्शन लिखा हो रहा था। कलेक्शन मतलब एक नहीं है, बहुत सारा है। हो सकता है कोई एक कपड़ा आपको नहीं आ रहा, आप दूसरा कपड़ा निकालने के लिए दुकानदार को बोल सकते हो। दूसरा कपड़ा नहीं आ रहा है, तीसरा निकालने के लिए बोल सकते हो सकता है कपड़े का रंग आपको पसंद नहीं आ रहा हो, रंग चेंज कर सकते हो। इसीलिए कपड़े वाले ज़्यादातर कलेक्शन लिखते हैं। इसलिए कलेक्शन लिखते हैं क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि मेरे पास बहुत सारा है, अगर आपको एक नहीं पसंद है आप दूसरा के ले जाइए, मतलब ये बहुत सारा रहेगा। सेट में एक ग्रुप रहेगा, झुंड रहेगा, कैसे चीज़ों का? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, यानी वैसी चीज़ें रहेगी जो सुपरिभाषित है, यानी जिनका कोई परिभाषा बनाया गया है। तो जिनका परिभाषा बनाया गया उनका जो समूह बनाएंगे ना, तो समूह को हम लोग सेट बोलते हैं। तो ये सब सेट का एग्जाम्पल है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब सेट का एग्जाम्पल है। ये सारे एग्जाम्पल सेट के हैं। ये अब यहाँ से आगे चला जा सकता है। मैं कभी भी आपसे अगर n की बात कर दूंगा ना, तो आप ये मत समझना कि कोई खास नेचुरल नंबर है, मतलब सब है, सब टोटल का टोटल उसमें आ जाएगा। मैं कभी भी आपसे w की बात कर दूं ना, तो एक होल नंबर नहीं होगा, ये सारा का सारा होल नंबर। मतलब आप ये समझो ना कि जो पूरा बड़ा सा ये लिखा हुआ है ना, इसको लिखने का शॉर्टकट यहाँ पे यूज किया है, बस। यहाँ से आगे चलेंगे। ये किसी एक का बोध नहीं कराता है, ये पूरे ग्रुप का बोध कराता है, पूरे समूह का बोध कराता है। यहाँ से आगे चलना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे, फिजिक्स का बादशाह यहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ आप देख सकते हो। सेट में कुछ ऑपरेशंस भी हैं जिनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्योंकि वो ऑपरेशंस यहाँ नहीं काम देंगे, ऑपरेशंस काम देंगे हमें प्रोबेबिलिटी में। तो अभी हम लोग सेट के कुछ ऑपरेशंस भी जान लेते हैं।
जब आ गए सेट में तो कुछ और जान लेते हैं सेट के बारे में। परिभाषा तो क्लियर हो गया, डिफिनेशन क्लियर हो चुका है। तो देखो सेट में ऐसा नहीं कि हमेशा 2-4 हज़ार सदस्य ही रहेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैथमेटिक्स सभी को अलग अलग डिफाइन किया है। जिसमें बहुत सारे सदस्य हैं उसको क्या कहेंगे, जिसमें गिना जा सकता है जिसमें सदस्य गिना जा सकता है उसको क्या कहेंगे, या फिर जिसमें एक भी सदस्य नहीं है उसको क्या कहेंगे। तो मैथमेटिक्स अलग अलग डिफिनीशन सबका बनाया है, और मैं देखो बता देता हूँ 2 मिनट में सब बता देता हूँ। थोड़ा सा ध्यान देते जाना, समझ में आते चला जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो सेट का टाइप देख लेते हैं पहले, उसके बाद ऑपरेशंस देख लेंगे। टाइप्स ऑफ सेट, सेट के प्रकार। एक होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसको हम लोग नल सेट भी बोलते हैं। तो ये ऐसा नल वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 0 था। नल सेट क्या होता है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, नो एलिमेंट। ये ऐसा रहेगा, खाली रहेगा, खाली रहेगा पड़ा हुआ, इसमें कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। यदि कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई भी सदस्य नहीं है तो उसको नल सेट बोलते हैं। तुम बोलोगे इसमें किसी को रख के दिखाइए, मैं तुमसे नल सेट के बारे में बताता हूँ। मान लो अगर मैंने इसमें वैसे आदमियों को लिखना शुरू किया, जिसमें कि क्या बोल रहे हैं, जिसका 5-5 आँख है, तो इसमें कितना आदमी को भर पाओगे तुम बताओ? 5 आँख वाला कितना आदमी तुमको मिलेगा? अगर हम तुमको बोले कि इसमें नेचुरल नंबर भरो तो तुम 2 मिनट के अंदर इसको भर देगा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहता हूँ ये जो नल सेट लिखा हुआ है, जो ये हम लोग एम्प्टी सेट लिखे हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं रिक्त समुच्चय, यानी ये पूरा का पूरा खाली है, पूरा का पूरा ये खाली है, तो इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। जब कोई एलिमेंट होगा ही नहीं तो उसको हम लोग नल सेट बोलेंगे। इसमें आप कुछ भी नहीं रख सकते, जैसे कि मैंने अभी कहा कि इसमें आप उन चीज़ों को रखो जो 5 आँख वाले आदमियों का ग्रुप है, उसका एक ग्रुप बनाएंगे। दुनिया में जितना भी आदमी को 5 आँख है उसका एक ग्रुप बनाएंगे, तो आई थिंक इसमें नहीं भर पाएंगे हम लोग, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं मिलेगा जिसका 5 आँख धरती पे है। तो ये नल सेट कहलाता है। इसको लिखने का एक और तरीका है, ये 5, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। दूसरा सिंगल्टन सेट है। सिंगल्टन सेट जो होता है इसको हम लोग एकल समुच्चय बोलते हैं। एकल समुच्चय कहने का मतलब ये एक ऐसा संग्रह है जिसमें एक ही सदस्य होगा। अब तुम बोलोगे सर एक वाले को संग्रह कैसे बोलेंगे? संग्रह में तो बोले बहुत सारा रहता है, तो एक वाले को संग्रह बोलेंगे। अरे यार मैथमेटिक्स है, सबको अलग अलग डिफाइन करता है। तुम जो पढ़ते हो ना वो हिंदी वाला संग्रह है, मैथ सभी चीज़ों को अलग अलग डिफाइन कर देता है। एक वाले को भी संग्रह बोलता है, जिसमें एक सदस्य रहेगा, ओनली 1 एलिमेंट, जिसमें एक सदस्य रहेगा उसको भी ये संग्रह बोलता है। तुम बोलोगे जैसे सर चलो हम एक ही रख देते हैं, 0, हमने एक ही रख दिया 1, और भी बहुत सा बना सकते हैं। मान लो कोई सेट है x सच दैट x इज योर फादर, तो देखो यहाँ भी एक ही सदस्य, एक ही आदमी रखा जा सकता है। सब लोग अपना अपना लिखेंगे, एक ही सदस्य रखा जा सकता है। तो जिसमें एक भी सदस्य नहीं होगा उसको बोलेंगे एम्प्टी सेट, जिसमें एक सदस्य होगा उसको बोलेंगे सिंगल्टन सेट, और जिसमें 2 सदस्य होगा मैथ बोलता है उसको पेयर सेट। तो पेयर सेट इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं युग्म समुच्चय। युग्म समुच्चय जब हम कह रहे हैं इसका मतलब क्या है, इसमें 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स, जैसे कुछ भी डाल दो यहाँ पे ए बी, कुछ भी डाल दो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। अब चूंकि द्विघातीय समीकरण है, इसको हल करोगे तो 2 वैल्यू एक्स का आएगा। इसमें भी 2 सदस्य, इसमें भी। जिसमें एक भी सदस्य नहीं होगा उसको नल सेट बोलेंगे। इसको लिखने का ये स्टाइल है। जिसमें एक सदस्य होगा उसको सिंगल्टन सेट बोलेंगे, जिसमें 2 सदस्य होगा उसको पेयर सेट बोलेंगे, जिसके सदस्यों को हम गिन सकते हैं फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय, जिसके सदस्यों को हम गिन सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फाइनाइट सेट, जिसके सदस्यों को गिन सकते हैं। क्या लिख सकते हो? एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड, जो सदस्य हैं वो गिने जा सकते हैं। एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड,
अगर हम सदस्यों को गिन सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट है। जैसे 1 से लेके हमने 100 तक लिखा, तो ये हमारा फाइनाइट सेट है, इसको हम लोग गिन सकते हैं। जिसको नहीं गिन सकते हैं उसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। जिसको काउंट नहीं किया जा सकता, ये नॉट फाइनाइट है, फाइनाइट नहीं होगा। ऐसे भी यार, मतलब तुमको हम क्या समझाएं, तुम तो जानबे करते हो इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, अनंत, जो बहुत दूर तक जाएगा, जिसको गिना ही नहीं जा सकता। चलो इसी को लिख देता हूँ, यहाँ पानी 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 सब बना दिया, इसका मतलब समझ रहे हो कि ये अनंत तक चला जाएगा। तो ये टाइप का सेट का मेन टाइप हो गया। सेट का जो भी मेन टाइप है उसको हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखेंगे इसका कुछ और सेट देखते हैं, उसके बाद ऑपरेशन देख लेते हैं सेट का। तो सेट का मतलब मैं बार बार तुमको समझा रहा हूँ, सेट का मतलब समूह होता है। जिस समूह में एक भी सदस्य नहीं रहेगा उसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, 5 बोलते हैं। खाली हो जाएगा उसको हम लोग 5 बोलते हैं। जिसमें एक सदस्य रहेगा उसको सिंगलटन सेट बोलते हैं। जिसमें 2 सदस्य रहेगा उसको पेयर सेट बोलते हैं। जिसको गिन सकते हैं फाइनाइट सेट, जिसको नहीं गिन सकते हैं इनफाइनाइट सेट। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ से आगे चलेंगे। बहत्तर 95 वाला नंबर क्या हुआ, प्लीज रिप्लाई में। 72 95 वाला नंबर है तुम्हारा? एक बच्चा मांग रहा है। तो बच्चों इसमें कहीं प्रॉब्लम है तो बात करो, पहले आपस में बातचीत नहीं, आपस में कोई तरह का बातचीत नहीं। चलो यहाँ से आगे चलते हैं। शेखपुरा में क्लास खुल गया है, स्नेहिल बोल रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। एक और टर्म यूज करेंगे यहाँ पे हम लोग, सबसेट का, क्योंकि फंक्शन में यूज हुआ है। सबसेट क्या होता है? तो बहुत ही आसान चीज़ है रोहित, इसमें कुछ है नहीं रोहित, नाम जैसा है। देखो एम्प्टी मतलब होता है खाली, तो खाली रहेगा, लो खाली है, खाली है, एम्प्टी है। सिंगलटन, तो जिसमें एक रहेगा सिंगल रहेगा, सिंगलटन। पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा, जिसमें जोड़ा रहेगा 2। फाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अनंत, फाइनाइट अंत, जिसका अंत हो जाएगा फाइनाइट, जिसका अंत नहीं होगा इनफाइनाइट। बाढ़ में स्कूल ओपन हो गया है, कितना मार्क्स का आता है सर? दीपक पूछ रहे हैं। फंक्शन से बाबू ऐसे तो 2-3 ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है, एक सब्जेक्टिव भी फंक्शन से रहता है। लेकिन फंक्शन हम लोग पढ़ने के मूड में नहीं, हम लोग पढ़ने के मूड में इनवर्स फंक्शन। तो जब तक फंक्शन नहीं जानोगे इनवर्स फंक्शन कैसे पढ़ोगे? और जब तक सेट नहीं जानोगे, सेट का डिफिनेशन में तीसरा शब्द यही यूज हुआ है, नॉन एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी मतलब तो पहले जान लो एम्प्टी मतलब क्या होता है, उसके बाद नॉन एम्प्टी मतलब ही समझ में आ जाएगा। एम्प्टी मतलब होता है खाली। ये सब जो सेट लिखा है सब नॉन एम्प्टी, यानी खाली नहीं है। तो खाली नहीं है तो आप देख रहे हैं इसमें कुछ कुछ रहेगा तो खाली नहीं होगा। और इनवर्स फंक्शन जो है कम से कम आपका 15 नंबर क्लियर करता है। सो ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में इनवर्स की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है। इसके बाद मुख्य रूप से हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बचा हुआ रह जाएगा, अगर इसको हम लोग इनवर्स को कर लेते हैं तब। चलो तो नेक्स्ट। हाँ गौतम, आप सही कह रहे, फंक्शन वही है। चलो ऑफलाइन कब स्टार्ट होगा? सर मैं भी वेट कर रहा हूँ बाबू, जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाए पढ़ाई शुरू कर देंगे ऑफलाइन में भी। इसमें एक वर्ड आता है सबसेट। सबसेट बोलते हैं उप समुच्चय को, और ये होता है उसका सिंबल। आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है ना, कई बार इसका प्रयोग किया गया है एग्जाम में, 3 से 4 बार इसका प्रयोग किया गया है ऑब्जेक्टिव में, और 1 नंबर बहुत मायने रखता है।
क्योंकि इस बार की जो बोर्ड टॉपर है उनका 471 नंबर था और जो सेकंड टॉपर है 470 नंबर था। तो एक नंबर का महत्व कितना आपको समझ में आ रहा होगा। और आप ये भी जानते हैं सेकंड को कोई पूछता नहीं है, पूछता किसको है, फर्स्ट को है। तो कितने नंबर का अंतर है समझ में आ रहा होगा। तो एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक नंबर में इसका कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, सो मैं आपको आज डिटेल से बता देता हूँ, अच्छे से समझ लेना इसको। ये उपसमुच्चय क्या होता है? कहता है इफ each element of the set A का जो भी एलिमेंट है is also an element of set B, then is called the subset of B. Important है ये। If each element of the set A is also an element of set B, कहता है अगर प्रत्येक एलिमेंट सेट A का एक सदस्य हो, एलिमेंट मतलब सदस्य हो किसका, B का, इसका मतलब ये हुआ यदि सेट A का each एलिमेंट, प्रत्येक सदस्य, सेट A का प्रत्येक सदस्य इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B, सेट B का भी एलिमेंट सदस्य हो, सेट B का भी सदस्य हो, तो इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ B, A को B का उपसमुच्चय कहा जाता है या सबसेट कहा जाता है। ये हमेशा नहीं होता है, ये हमेशा नहीं होता। कहता है ये तब होगा अगर सेट A का प्रत्येक सदस्य B का भी सदस्य हो, तब हम बोलेंगे जो A है ना वो B का उपसमुच्चय है, B का उपसमुच्चय है। कौन है? A है। कब? अगर A का प्रत्येक सदस्य B का भी सदस्य हो। जैसे A बराबर हमने लिखा, एक सेट लिखा, सेट मतलब संग्रह है, A ये है और B हमारा लिखा हुआ है 1 2 3 4। अब हम क्या देख रहे हैं, A के अंदर जो भी सदस्य है वो B में पक्का है, A के अंदर जो भी सदस्य है वो B में है, A का जो भी सदस्य B में भी वो है। तो अगर तुमको दिख जाए कि A का सभी सदस्य B में भी है तो ऐसे केस में कहा जाता है A B का सबसेट है। लिखने का मेथड हियर, A सबसेट है B का, इसको ऐसे पढ़ेंगे, पढ़ा जाता है A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B। अगर A का प्रत्येक सदस्य B में भी रहेगा तो हम लोग बोलेंगे A B का सबसेट है। इसको एकदम याद रखना है, हर बात को याद रखना है, नहीं तो आज की क्लास हमारी बेकार चली जाएगी। पूरी तैयारी फंक्शन के लिए। इन दिस केस, इस अवस्था में B इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ A, सुपरसेट ऑफ A। B जो है, देखो यहाँ पे A का प्रत्येक सदस्य B में है, ये हो गया हमारा, A हो गया इसका सबसेट, A हो गया B का सबसेट। अब इसका भी एक नाम है, BA का क्या होगा, BA का क्या होगा, इसका भी एक नाम है, एक तरफ से सबसेट है एक तरफ से सुपरसेट है। यदि A का पुत्र B है तो BA का क्या होगा, पिता होगा। वैसे ही अगर A B का सबसेट है तो BA का सुपरसेट कहा जाएगा। तो B इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ A, B को A का अधिसमुच्चय कहते हैं। अधिक जो रहेगा वो अधिसमुच्चय कहलाएगा, अधिसमुच्चय कहते हैं। इसका शॉर्ट ऐसे हो गया, लिखाएगा B सुपरसेट है A का। इसको एकदम अच्छे से याद कर लो। हम लोग को 1-1 मेनी 1 ऑन 2 में इस तरह का कॉन्सेप्ट पढ़ने का है। पहले इसको लिख लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं, 2-4 एग्जाम्पल और देख के हम लोग इसमें देख लेंगे ताकि आप भूलो नहीं। फिर यूनियन इंटरसेक्शन बता के फंक्शन के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसेट लिख लो, इसको मिटा देना।
इफ ईच एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अगर सेट ए का प्रत्येक सदस्य सेट बी का भी सदस्य हो तो ए को बी का सबसेट कहा जाता है। ये जो छोटा वाला होगा ना वो सबसेट हो जाएगा, और जो बड़ा वाला होगा उसको सुपरसेट बोलेंगे। चिन्ह भी कुछ ऐसा है, साइन भी कुछ ऐसा ही, बड़ा जैसा लग रहा है इधर छोटा जैसा लग रहा है, लेकिन शर्त है कि ए का जो भी सदस्य है वो बी में पक्का मैच करना चाहिए। ए के अंदर जो भी सदस्य पड़ा हुआ है बी से अगर मैच नहीं करेगा तो सबसेट नहीं कहलाएगा। अगर ए का सदस्य बी से मैच नहीं करेगा तो सबसेट नहीं कहलाएगा। चलो जल्दी से आगे चलते हैं। कुछ सवाल आपसे करेंगे, आप बताना सही है या गलत है। यहाँ से आगे चलते हैं। हाँ, बी आपका सुपर सेट है, जो सुपर है जो बड़ा है वो सुपर सेट, अधिसमुच्चय अधिक रहेगा वो अधिसमुच्चय। और अगर ए का प्रत्येक सदस्य बी में है तो ए को बी का सबसेट कहेंगे। ये 11 क्लास में अगर आपको पढ़ाए होते तो यहाँ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन सवाल है कि उतना वक्त कहाँ हम लोग के पास था 11 क्लास में। लेकिन काम तो कर ही देना है, अभी करें कल करें। आपसे बोला होगा मैंने पहले भी कि जो भी पढ़ने का सब कुछ पढ़ा दूंगा आपको। कहीं नॉलेज में किसी से कम नहीं पढ़ोगे, जहाँ तक सबसे आगे ही चलोगे। और मैं रिजल्ट में यकीन रखता हूँ, कैसे रिजल्ट बनाया जाता है। तो जब तक चीज़ें गहराई से समझ में आएगी नहीं, जब तक हमारे अंदर बैठेगी नहीं, तब तक हम बनाएंगे क्या। एक गलती उसका मतलब है, आपको बता चुका था, 471 और 470 एक नंबर का डिफरेंस बहुत दूर फेंक सकता है। तो चलो यहाँ पे देखो, सपोज करो यहाँ पे ए लिखा हुआ 1 2 3 4, बी लिखा हुआ 1 2 3 5 6 7 8। इसमें कौन सबसेट है कौन सुपरसेट है, जरा रिप्लाई करो तो। कौन सबसेट है कौन सुपरसेट है, रिप्लाई करो जरा सा। इसमें कौन सबसेट है कौन सुपरसेट है। हाँ, नेक्स्ट में चल रहे रिसो, नेक्स्ट में चल रहे। इसमें कौन सबसेट है कौन सुपरसेट है। सोनू, आपका तबीयत तो सही नहीं हुआ है सर। सब सही है, सब सही हो जाएगा। ए सुपरसेट है, रॉन्ग। ए सबसेट है, नहीं कोई नहीं है रे, कोई नहीं है, ना सबसेट है ना सुपरसेट है, क्योंकि ए का प्रत्येक सदस्य बी में कहाँ है। 1 2 3 तो है, लेकिन 4 इसमें है ही नहीं। 4 इसमें है ही नहीं, पहले मिला लेना। ए का प्रत्येक सदस्य बी में रहेगा तब बोलेंगे सबसेट। इसमें ना कोई सबसेट है ना कोई सुपरसेट है। सबसेट कब होता, जब ए का प्रत्येक सदस्य बी में रहता, तब जाके वो सबसेट होता। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक और लिखता हूँ। ए बराबर लिख रहा हूँ 1 2 3, बी बराबर लिख रहा हूँ 2 3। अब बताओ इसमें कौन सबसेट है कौन सुपरसेट है। इसमें क्या होगा ये बताओ। इसमें बताओ, इसमें कौन सबसेट है कौन सुपरसेट है। हाँ, इसमें हम देख रहे हैं बी का प्रत्येक सदस्य ए में है, बी का प्रत्येक सदस्य ए में है, तो यहाँ पे बी जो हमारा हो जाएगा सबसेट है। इसमें बी जो हो जाएगा हमारा सबसेट है, सबसेट ऑफ ए। ये ए का सबसेट है, क्यों सबसेट है, बी का प्रत्येक सदस्य ए में है, तो बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए, बी सबसेट है ए का, तो यहाँ बी लिखा हुआ है यहाँ ए लिखा हुआ, सबसेट का सिंबल है, ये उल्टा यू जैसा सिंबल है। देखो मैथ में सिंबल भरा हुआ है, सिंबल पहचानने के लिए आएगा तो बहुत कुछ आप पहचानने के लिए सीख जाओगे, क्वेश्चन पढ़ने के लिए आएगा तो क्वेश्चन समझ में भी आएगा। और यहाँ पे ए देख रहे हैं, ए जो है ए बी इसका सबसेट है, तो ए जो है सुपरसेट कहलाएगा इसका। ए इज सुपरसेट ऑफ बी, ए जो है सुपरसेट है, ए सुपरसेट है, सुपरसेट है किसका, बी का, तो ये सुपरसेट है। यहाँ पे ये सिंबल है सुपरसेट का, तो ए जो है सुपरसेट है और बी जो है सबसेट है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आपको समझ में ये आ गया होगा कौन सबसेट है कौन सुपरसेट है। तो चलो इसको हम लोग जल्द से जल्द लिख लेते हैं। ए इज सुपरसेट, बी इज सबसेट ऑफ ए। हाँ बहुत अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलो ध्यान से जल्दी जल्दी देखो, नहीं तो पता चला तुम लोग 3-4 दिन सेट ही पढ़ते रह गए, फिर फंक्शन कब पढ़ाएंगे।
चलो आ जाओ आगे चलते हैं। x इज इक्वल टू ए बी सी, वाई इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ। कौन किसका सबसेट है ये बताओ। x y का सबसेट है या y x का सबसेट है ये बताओ। x y का सबसेट है या y x का सबसेट है। हाँ, यहाँ पे x y का सबसेट है या y x का सबसेट है। हाँ बताइए, x y का सबसेट है या y x का सबसेट। गौतम बोल रहे हैं x सबसेट है y का, सही है। सौरभ गांगुली भी यही बात बोल रहे हैं, x सबसेट है y का। रजनी सर इंटीग्रेशन कब से होगा? पहले हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा। डिफरेंशिएशन पढ़ने के पहले इनवर्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक चैप्टर इनवर्स से ही है। x सबसेट है y का, बहुत अच्छा, x y का सबसेट है। तो y x का क्या कहलाएगा ये भी बता दो हमें। y x का क्या कहलाएगा ये भी बता दो। हाँ, x y का सबसेट है, तो y x का क्या कहलाएगा ये बताओ। y x का क्या कहलाएगा? y सुपर सेट है x का। वेरी गुड, y x का सुपर सेट है। आज जैसे आप इसको समझ के ध्यान रख रहे हो, इसमें समझना क्या मतलब, ये सब केवल नाम है और कुछ नहीं है। जिस जानवर की सूंड आगे निकली रहती है, पतली सी पूंछ होती है, भारी भरकम होता है, उसको क्या बोलते हैं? हाथी बोलते हैं। तो एक डिफिनीशन, उसमें समझने की कोई बात नहीं होती, ये सब डिफिनीशन है। समझे कहाँ? जब कैलकुलेशन करेंगे तब। तो ये सब डिफिनीशन है जिसको हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एक और बात है इसमें, प्रोपर सबसेट। प्रोपर सबसेट क्या होता है? प्रोपर सबसेट जो होता है इसको बोलते हैं वास्तविक उपसमुच्चय। ये भी इंपॉर्टेंट है, वास्तविक उपसमुच्चय। वास्तविक उपसमुच्चय ये क्या होता है? कहता है ए बी का सबसेट है और ए बी के बराबर नहीं है। ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है। इसका सिंबल होता है कि ये वाला, ये जो लाइन सबसेट में था ना, वो लाइन वहाँ पे दिया हुआ नहीं है। सबसेट वाला लाइन को हटा देते हैं तो प्रॉपर सबसेट बनता है। प्रॉपर सबसेट में क्या बोले हम कि सबसेट तो होगा लेकिन दोनों बराबर नहीं होगा। सबसेट होगा लेकिन दोनों बराबर नहीं होगा। तो तुम बोलोगे एग्जाम्पल अभी देख लो। ए बराबर दिया हुआ है 1 2 3, बी बराबर दिया हुआ है 1 2 3। अब देखो यहाँ पे क्लियर है कि ए बी का सबसेट है, क्योंकि ए का प्रत्येक सदस्य बी में है, लेकिन चूंकि दोनों बराबर है इसलिए आपका प्रॉपर सबसेट नहीं है। सबसेट तो है, सबसेट होने में कोई दो राय नहीं है, सबसेट ये होगा। क्यों नहीं होगा सबसेट? ये ए का प्रत्येक सदस्य बी में है तो ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है, लेकिन ए बी के बराबर होने की वजह से प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। काट दिया मतलब प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल है, काट दिया उसको देख, प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर सबसेट कब होता? जब दोनों बराबर नहीं होता तब सबसेट होता, लेकिन दोनों बराबर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल आप फिर से देखो, ए बराबर 1 2 3 और बी बराबर 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ए जो है ना, ए का प्रत्येक सदस्य बी में भी है, तो ए बी का सबसेट है, लेकिन आप अच्छे से मिला लो, दोनों बराबर नहीं है। दोनों बराबर नहीं है तो बराबर नहीं है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे सबसेट भी तो लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ सबसेट भी है, ए बी का सबसेट भी है एंड ए बी का प्रॉपर सबसेट भी है। हम खास तौर पे इस पे फोकस कर रहे हैं। फंक्शन का डोमेन कोडोमेन रेंज पढ़ेंगे, वहाँ पे ये यूज होने वाला है प्रॉपर सबसेट वाला कॉन्सेप्ट। ये ऑन टू फंक्शन में लगेगा। ऑन टू फंक्शन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे जाके इस कॉन्सेप्ट को एक बार देखेंगे। ये सिम्बॉल में लिखा हुआ रहेगा, परीक्षा में जब भी आता है सिम्बॉल में लिखा हुआ रहता है, इसलिए दिक्कत होती है समझने में। तो बिना सिम्बॉल के तुम कहीं भी कुछ भी समझाएंगे तो समझ जाओगे, लेकिन मैथ बना सिंबल से बना है, सो हम लोग को एक एक संकेत का ध्यान रखना होता है। तो चलो ये प्रॉपर सबसेट का सिंबल है। काफी सिंपल है ये, छोटी सी चीज है लेकिन ध्यान रखना। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। हम देखें कितना मास्टर लोग सिंबल को सिंबल बोलता है, पता नहीं कैसे कैसे स्पेलिंग बनाता है, वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये सिंबल नहीं है, सिंबल है। अगर मौका मिले तो ऐसे लोग को कभी सिखा भी देना, समझा भी देना। क्लियर है? कहता है सिंबल है कि यार क्या उल्टा पुल्टा पढ़ता है यार, उससे बढ़िया है प्योर हिंदी में पढ़ाओ तो अच्छा रहेगा।
बच्चा तो उल्टा पुल्टा नहीं सीखेगा। नेक्स्ट स्टेप में चलो। गिवन इन क्वेश्चन सेट ए एंड बी ऑल एलिमेंट्स हैव इन सेट बी ऑफ ए, देन आई से सेट ए इज सबसेट एंड बी इज सुपरसेट। बिल्कुल कर सकते हो, यहाँ पे ए सुपरसेट भी है, ए सबसेट भी बी का है, दोनों चीजें यहाँ पे हो सकती है। क्योंकि बी ए का सबसेट है तो ये तो ऑलरेडी सुपरसेट हो जाएगा, और ए बी का सबसेट है तो बी सुपरसेट हो जाएगा। जैसे देखो, जिस नजरिए से देखो, देखो होता कुछ नहीं, जो डिफिनीशन लिखा हुआ, जो परिभाषा लिखी हुई है वो फॉलो होना चाहिए, लगना चाहिए उस पर। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था, इसको प्रॉपर सबसेट, तो कहा था डिफिनीशन क्या था, ए बी का सबसेट होना चाहिए और बराबर नहीं होना चाहिए। सबसेट है लेकिन बराबर है, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। मैथ में कहीं भी काट देना उसका मतलब नहीं होगा, ये अलग अलग सबके लिए नहीं होगा। जैसे देखो सबसेट देके काट दिया मतलब सबसेट नहीं होगा, बराबर देके काट दिया मतलब बराबर नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट देके काट दिया मतलब प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। ये जो हम लोग जिसको नहीं बोलते हैं ना, जिसको नहीं बोलते हैं ना, मैथ कहता है कितना लंबा मतलब काट के निकल जाएगा, नहीं होगा। चलो यहां से आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रमोद, कौन है प्रमोद, क्यों डिस्टर्ब करा बच्चा को? ऋषभ, अगर इक्वल एलिमेंट्स होगा ए और बी में प्रॉपर सबसेट नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। प्रॉपर सबसेट का डिफिनीशन में आप देख रहे हो वहां पे एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब आप सब लोग जानते हैं, एंड का मतलब आप सब लोग जानते हैं। मैं अगर आपसे कहूं कि मैं तुम्हारे यहाँ आ रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए लड्डू लाऊंगा एंड रसगुल्ला लाऊंगा, इसका मतलब समझ रहे हो ना? बताओ इसका मतलब क्या है? हाँ, और इसका मतलब है, मतलब दोनों रहेगा। सिंपल सा मतलब है, कौन बच्चा हाँ, तो आशीष बोल रहा मतलब क्या है पार्टी नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, दोनों बातें लागू होनी चाहिए। ये बात भी रहेगी तथा ये बात भी रहेगी, सबसेट भी होगा और बराबर भी नहीं होगा। तो इसे केस में हम लोग बोलेंगे प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, तो इसे केस में बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। तो चलो यहाँ से आगे चलते हैं। जरा साउंड चेक करना, साउंड प्रॉब्लम हो रही है, एक बच्चा बोल रहा है, साउंड चेक करो। प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, नहीं साउंड प्रॉब्लम नहीं है? हेलो, क्लियर है ये? नहीं क्लियर है। ठीक तो है। चलो यहां से आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट था जो इसमें संकेत यूज होंगे इस चैप्टर में, उसको देख लीजिए। और भी पढ़ने का इसमें यूनियन है, इंटरसेक्शन है, लेकिन हम लोग को उतना यूज होने वाला नहीं है फंक्शन के लिए, सो हम लोग उधर नहीं जा रहे हैं। अगर आपको जानने का मन होगा कभी तो बता देना, 5-7 मिनट में उसको समझा दूंगा। जो इसमें संकेत यूज होगा उसको देखना, जो इसका संकेत होगा उसको देखना आप। एक संकेत है आपका ये वाला, बिलोंग्स टू, ये आपका पूरे मैथ में भरा हुआ रहेगा। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सदस्य। एक संकेत होता है To talk to me or ask me a question, long press the action button, then let go and start talking. बिलोंग्स टू का मतलब होता है सदस्य। एक संकेत होता है ये वाला, डज नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग। इसका मतलब होता है सदस्य
सदस्य नहीं है। जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू n, इसका मतलब क्या है? हिंदी में अगर इसको पढ़े तो x सदस्य है n का। अब n किसके बारे में बोल रहा है? मैं शुरुआत में बताया था, n नेचुरल नंबर नहीं, पूरा नेचुरल नंबर का समूह ही है। इसमें सारे नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं और x उसका कोई सदस्य है। इसका मतलब ये खुद भी एक नेचुरल नंबर होगा। ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने लिखा x डज नॉट बिलोंग टू n। क्या पढ़ेंगे? x डज नॉट बिलोंग टू n, यानी x सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है? n का। इसका मतलब क्या हुआ? x n का सदस्य नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? हाँ, x n का सदस्य नहीं है। अच्छा ठीक है, x n का सदस्य नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? x नेचुरल नंबर का सदस्य नहीं है। x नेचुरल नंबर का सदस्य नहीं है, इसका मतलब क्या होगा? x नेचुरल नंबर नहीं है। हो सकता है उसके अलावा ये कुछ और हो जाए, लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये चीज़ें आपको बहुत जगह लिखी हुई मिलेगी। एक और कॉन्सेप्ट आपको कभी कभार दिख जाएगा, ये उल्टा ए लिखा हुआ रहेगा। आप अपना क्वेश्चन बैंक देखोगे, उसमें बहुत सा क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। इसको कहते हैं फॉर ऑल, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। फॉर ऑल यानी सबके लिए, फॉर ऑल यानी सबके लिए। तो इस पे हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे और अगले क्लास में हम लोग फंक्शन पे चर्चा कर लेंगे। इनवर्स फंक्शन पे चर्चा शुरू हो जाएगा। हाँ, तो काफ़ी Or ask me a question, long press the action button, then रहे थे क्या क्या आने वाला है सामने। ये सब आपको दिख जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है, तुम्हें लगता होगा कि उल्टा छाप दिया, उल्टा ही लिख दिया। उल्टा ही नहीं लिखा है, इसका एक मतलब होता है, इसको बोलते हैं फॉर ऑल। और भी संकेत होंगे, सारे संकेत के बारे में हम to talk to me or ask me a question, शुरू होते हैं तो हम भी क्लास it's 8:57.